YouTube के सभी दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हिंदी व्याकरण का भाग 1 भाषा और हिंदी भाषा इसके विषय में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण एवं रचना, इससे आज हम हिंदी व्याकरण का पहला भाग भाषा और हिंदी भाषा इसे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने भाषा की प्रकृति और प्रयोजन, भाषा की व्यवस्था और व्याकरण के विषय में पढ़ा था। भाषा की प्रकृति और प्रयोजन में हमने भाषा की परिभाषा तथा भाषा की लघुतम सार्थक इकाई के विषय में जाना था तथा भाषा के रूप के विषय में जाना था। भाषा की व्यवस्था और व्याकरण में हमने भाषा के ध्वनि प्रतीकों तथा व्याकरण की परिभाषा तथा व्याकरण के भेद के विषय में जाना था। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और उसकी बोलियां तथा हिंदी का मानक रूप इसके विषय में समझेंगे तथा साथ ही साथ परीक्षा में आने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, बोडो, मैथिली, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, संथाली, उर्दू और हिंदी संविधान में स्वीकृत 22 भारतीय भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं का प्रयोग सामान्यतः अपने अपने क्षेत्रों में होता है, किंतु हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में होता है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत सरकार की राजभाषा है और अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क की भाषा भी है। हिंदी का अर्थ हिंद की भाषा है और यह भाषा पूरे भारत में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिंधु नदी और सिंधु देश सिंध के लिए होता था। फारसी में स का उच्चारण ह की भांति होता है। इसी कारण सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा और यहाँ की भाषा हिंदी भाषा कहलाई। हिंदी भाषा देश की राजभाषा के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान निकोबार की भी राजभाषा है। इनमें अंडमान निकोबार को छोड़कर अन्य राज्य हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोलियां बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ब्रज, कनौजी, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढारी आदि बोलियां प्रचलित हैं। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी है। ये सभी बोलियां अपने अपने क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। हिंदी उत्तर भारत के अतिरिक्त दक्षिण में हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्गा, विदर और अनेक क्षेत्रों में भी बोली जाती है। इसे दक्षिणी हिंदी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। पूर्वांचल के राज्यों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में भी हिंदी खूब बोली और समझी जाती है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सिंगापुर, सूरीनाम आदि देशों में भी हिंदी का प्रचलन है। इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा तो है ही, यह विदेशों में भी बोली जाती है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही है। तो चलिए अब हम हिंदी भाषा का मानक रूप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल और व्यापक है।
हिंदी भाषी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी हिंदी का अन्य भाषा के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी के अनेक रूप उभरने लगे हैं। अनेक रूपों के कारण कभी कभी भावों और विचारों को समझने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती है। इसलिए संप्रेषणीयता और अर्थ ग्रहण की दृष्टि से भाषा को सर्वग्राह्य बनाने के लिए उसमें एक रूपता लाना आवश्यक होता है। बोलचाल के स्तर पर हिंदी के कई रूप प्रचलित होने के बावजूद हिंदी का अपना स्वीकृत मानक रूप भी है। मानक रूप से सबसे बड़ा लाभ यह है कि जहाँ कहीं भी हिंदी का प्रयोग होता है वहाँ इसी मानक रूप को स्वीकार किया जाता है। मानक रूप में हिंदी अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही है। परिणाम स्वरूप अपनी बोलियों के शब्दों के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं से तथा अरबी, फारसी और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं से भी बड़ी संख्या में आए शब्द हिंदी में घुल मिल गए हैं। हिंदी भाषा जितनी अधिक व्यापक और बहुप्रचलित है उतनी ही अधिक समृद्ध भी है। इसी दृष्टि से भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में यह लिखा गया है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे तथा वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसका अभिप्राय यह है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर अपने आप को समृद्ध करेगी तथा भारत की अनेक संस्कृतियों के मिले जुले रूप को अभिव्यक्त कर सकेगी। संविधान की भावना के अनुरूप हिंदी का विकास हो रहा है तथा भाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए उसके शिक्षण प्रशिक्षण के भी अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं। हिंदी को देश के विद्यालयों में कहीं प्रथम भाषा के रूप में तो कहीं द्वितीय भाषा के रूप में और कहीं तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाए जाने की व्यवस्था है। तो चलिए अब हम इससे संबंधित परीक्षा में आने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। आगे पढ़ने से पहले हम पूर्व में पढ़े हुए प्रश्नों की एक बार दोहराई कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकृति और प्रयोजन, उसमें भाषा किसे कहते हैं। भाषा मानव के मुख से निकलने वाली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का काम करती है। अथवा आप इस तरह भी लिख सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसे हमने पढ़ा था। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला प्रश्न हमने पढ़ा था, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है। तो इसका उत्तर होगा भाषा की लघुतम सार्थक इकाई वाक्य है। इस प्रकार पूर्व में पढ़े हुए प्रश्नों की हम दोहराई कर सकते हैं। इस प्रकार चौथा प्रश्न हमने कल पढ़ा था, भाषा के भेद या रूप कितने हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद हैं, नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं परंतु भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। पांचवा प्रश्न हमने पढ़ा था, व्याकरण किसे कहते हैं। तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है और प्रत्येक व्यवस्था के अपने नियम होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था के नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। अथवा आप इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है उसे व्याकरण कहते हैं। अथवा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, व्याकरण वह साधन है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और समझने लगते हैं। छठे प्रश्न में हमने पढ़ा था, व्याकरण के कितने भेद या भाग हैं। तो व्याकरण के 4 मुख्य भाग हैं। नंबर 1 वर्ण व्यवस्था, नंबर 2 शब्द व्यवस्था, नंबर 3 पद व्यवस्था और नंबर 4 वाक्य व्यवस्था। इस प्रकार हमने 7वां प्रश्न पढ़ा था, भाषा सीखने में व्याकरण से क्या सहायता मिलती है। तो इसका उत्तर होगा, व्याकरण के द्वारा ही भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है। व्याकरण सीखने के बाद मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझकर उसे शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने लगता है और वो भाषा के प्रयोग में कम से कम अशुद्धि करता है। इस प्रकार भाषा में शुद्धता और एक रूपता बनाए रखने में व्याकरण बहुत उपयोगी होता है। इस प्रकार हमने पिछले भाग की वीडियो में ये प्रश्न, हमारा 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी है। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया है।
9वां प्रश्न है, भारत सरकार की राजभाषा क्या है? तो इसका उत्तर होगा संविधान के अनुसार हिंदी भारत सरकार की राजभाषा है। 10वां प्रश्न है हमारे पास, हिंदी शब्द का अर्थ क्या है और यह शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, हिंदी शब्द का अर्थ हिंद की भाषा है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिंधु नदी और सिंधु देश सिंध के लिए होता था। फारसी में स का उच्चारण ह की भांति होता है, इसी कारण सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा और यहाँ की भाषा हिंदी भाषा कहलाई। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदी भाषी राज्यों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान निकोबार यह हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की 4 प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा भोजपुरी, राजस्थानी, हिमाचली, गढ़वाली। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण में हैदराबाद, औरंगाबाद, गुलबर्ग, बिदर आदि अनेक क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। इसे दक्षिणी या दक्षिणी हिंदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या लिखा है? तो इसका उत्तर होगा संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल और व्यापक है, जिस कारण हिंदी भाषी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए इससे हिंदी के अनेक रूप उभरने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप कभी कभी भावों और विचारों को समझने में कठिनाइयाँ हो सकती है। इसलिए संप्रेषणीयता और अर्थ ग्रहण की दृष्टि से भाषा को सर्वग्राह्य बनाने के लिए उसमें एक रूपता लाने के लिए हिंदी का अपना स्वीकृत मानक रूप है। जहाँ कहीं भी हिंदी का प्रयोग होता है वहाँ इसी मानक रूप को स्वीकार किया जाता है। तो ये थे हमारे हिंदी व्याकरण के भाषा और व्याकरण से संबंधित पहले भाग के प्रश्न उत्तर, जिसके बारे में विस्तार से हमने आपको समझाया। इसी के साथ आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी भाषा और हिंदी व्याकरण के विषय में जान सके। यदि आपको अभी भी भाषा और हिंदी व्याकरण के विषय में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी इसी प्रकार की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।